हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ओके, मैंने एक्सरसाइज 3.1 का कुछ बेसिक बताया था लास्ट क्लास में, और उसका तीनों क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके वहाँ से देख लेना। ओके, तो आइए अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 है और ये NCERT का रहेगा ना, NCERT। ओके, तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 देखने से पहले कुछ बेसिक में बता देता हूँ ना, जो कि आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ना, इंट्रोडक्शन क्लास में। तो यहाँ से जनरल फॉर्म हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्म। अगर दो इक्वेशन दे देना, जैसे ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 ना बराबर 0। ओके, तो ये दो रेखा है, कैसी रेखा है? लीनियर रेखा है, रैखिक समीकरण है ना। तो यहाँ से देखें, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे कि ये रेखाएं कैसी है। ठीक है, जब दो रेखाएं हम खींच रहे हैं तो उसको हमको पता होना चाहिए कि ये रेखाएं कैसी है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि दो रेखाएं दी गई है तो वो एक दूसरे के समांतर है या एक दूसरे के प्रतिच्छेदी है और एक दूसरे के संपाती है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर आपको दो तरह का इक्वेशन दिया है ना, ये सपोज समीकरण 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगी ना, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ना। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ना, सपोज ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है ना, तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन होगा ना, जहाँ पे आपको x का मान भी होगा कुछ और कुछ y का मान होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन का एक सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, x और y, ये वाला पिंटू ये वाला बिंदु पॉइंट। ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा ना, एक हल होगा। इसको बोलते हैं एक अद्वितीय हल होगा ना। यहाँ पे अद्वितीय मतलब दूसरा कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा ना। तो इसका केवल और केवल एक हल होगा, इसको हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा ना। यहाँ से इंग्लिश में आप चाहो तो बोल सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन ना। तो यहाँ से हो जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए, तो पहला कंडीशन हो गया। अगर ऐसे दिया रहा ना, इसको नंबर 1 आप लिख लो। पहला कंडीशन, अगर a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग होगी, और जब इंटरसेक्टिंग होगी तो एक दूसरे के एक पॉइंट पे काटेंगे ना। तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो इस रेखा को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस रेखा को भी सेटिस्फाइड करेगा ना। तो यहाँ से ओनली वन सॉल्यूशन होगा ना, केवल और केवल एक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय सॉल्यूशन। ओके, आइए अब दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है
ओके, तो आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा सिचुएशन होगा अगर दो रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और दूसरा लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ना। तो अगर दो रेखाएं दी गई है और उसका अगर ऐसा सिचुएशन बने ना, ताकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी क्या हो, एक दूसरे से बराबर हो ना, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 का ना। अगर ऐसा इक्वेशन बने ना, ऐसा सिचुएशन बने ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक क्या हो जाएगी, कोलिनियर रेखाएं हो जाएंगी ना, ये एक समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ से समपाती रेखाएं, ओके। तो जब रेखाएं एक दूसरे के समपाती होगी, यानी कि एक ही पॉइंट पे होगी ना, एक ही, समपाती का मतलब ये वाला, ऐसे जैसे एक रेखा कोई ए बी है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, दूसरी रेखा एक सी डी भी इसी पॉइंट पे जाएगी, यानी कि समपाती हो गई। तो समपाती का मतलब क्या, यहाँ पे कितना सोल्यूशन है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना, हर एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है ना। तो यहाँ से इसका कितना सारा सोल्यूशन हो जाएगा, इसका बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा ना, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा ना, अगर ऐसा सिचुएशन बने ताकि a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 का। तो यहाँ से ये रेखाएं क्या होगी, समपाती, यानी कि कोलिनियर होगी ना। कोलिनियर रेखाएं होगी ना, कोलिनियर लाइंस। तो जब लाइन कोलिनियर होगी तो वो एक दूसरे के हर पॉइंट पे मीट करेगी ना, मिलेगी, हर पॉइंट पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे के कितना सारा सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी ना, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मिलती थी एक दूसरे से ना, मगर ये तो एक ही लाइन पे है ना दोनों, तो यहाँ पे तो बहुत जगह मिल रही है ना। तो यहाँ से हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना। तो इसका जो होगा आंसर, कंडीशन बनेगा, अगर इस ऐसा सिचुएशन होगा तो आंसर होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना। और इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ओके। तो इस ये इनफाइनाइटली रूप से मैनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे ना। तो ये दूसरा सिचुएशन था। अब आइए हम इसका तीसरा सिचुएशन देखते हैं ना। तो तीसरा कंडीशन क्या है, देखो तीसरा कंडीशन है जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या करेंगे ना, तो ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 बट c1/c2 बराबर नहीं होंगे ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ना। तो अगर इस तरह का सिचुएशन बने तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक दूसरे, ये जो लाइन होंगे ये एक दूसरे के समांतर होगी ना। तो यहाँ से समांतर रेखाएं होंगी ना, समांतर रेखाएं ना, इसको इधर कर दीजिए ऐसे। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो ना, समांतर के क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन ना, समांतर को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी ना, लाइन मतलब पैरेलल होगी तो कैसी होगी, ऐसी होगी ना, ये वाला। सपोज ये ए बी है और ये बी सी है, इसमें दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ ना, इधर पैरेलल लाइन ना। देखिए सपोज यहाँ पे एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी ना, ये ए बी है और ये सी डी है ना। तो देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये हर पॉइंट पे एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होगी ना। इसको अगर हर पॉइंट पे देखा जाए तो ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होती है ना। तो जब हर पॉइंट पे ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होगी तो क्या ये कभी एक दूसरे से मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो यानी कि ये जो है ये कांस्टेंट है ना, निश्चित होती है। दोनों रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर पॉइंट पे निश्चित होती है ना, फिक्स होती है। तो यहाँ से ये जब दो रेखाएं ऐसी होगी तो क्या वो एक दूसरे से कभी काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, नहीं कर पाएगी ना। अगर लाइन देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक ऐसे लाइन खींच दिया और दूसरा लाइन ऐसे खींच दिया,
तो ये आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी ना। तो ये क्या था, ये पैरेलल लाइन नहीं था ना, इसलिए एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद की ना, इंटरसेक्ट की। बट ये लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 ऐसा सिचुएशन हो तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी ना। और हम जानते हैं, मैंने अभी बता दिया कि जब रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर में आप यहाँ पे लिख लेना, कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा। इसको लिख लेंगे नो सॉल्यूशन ना, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो क्या वो एक दूसरे को कहीं काट रही है ना, यानी कि इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना। तो ये था बेसिक जो हमने बता दिया, जो कि ज़रूरत था एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए ना। तो आइए अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन पे चलते हैं ना। हम इस टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। तो इसको आप नोट कीजिए। पहला सिचुएशन क्या था, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती थी ना। तो वहाँ पे क्या होता था, ओनली वन सोल्यूशन होता था। दूसरा क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये क्या है, संपाती है ना, यानी कि कोलिनियर रेखा है। तो जब रेखाएं कोलिनियर हो ना, एक ही रेखा पे हो, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा ना। अब देखिए तीसरा, जब रेखाएं A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो ना, अगर ऐसा सिचुएशन दे तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। और जब रेखाएं समांतर होगी तो उनके बीच में कोई रिलेशन यानी कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जो अभी मैंने थ्योरी बताया उसी से बन जाएगा ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ना, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। ठीक है, कक्षा X की 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो ना, यानी कि 10, एक तो टोटल लड़के कितने हैं, 10 लड़के भाग ले रहे हैं ना, जिसमें से कुछ लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी है ना। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें ना। तो देखिए कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो ना, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x है ना, हिंदी में लिख देंगे कि माना कि लड़कों की संख्या x है। तो आप लिख लेना यहाँ पे बॉयज़, आप लैंग्वेज यूज करना ना, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना। बॉयज़ की संख्या क्या है, आप लिखना माना कि लड़कों की संख्या x है ना, लेट्स द नंबर ऑफ बॉयज़ इज x। उसके बाद गर्ल्स कितना है, गर्ल्स को मैं मान लूँगा y मान लूँगा ना, तथा लड़कियों की संख्या y है ना, एंड गर्ल्स इज y ना। तो अब देखिए बॉयज़ हमने मान लिया x और गर्ल्स कितना मान लिया y। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए फिर से। बोला है कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल मिलाकर कितना भाग लिया है, 10। तो अगर मैं बोलूँ कि x और y दोनों ने मिलाकर के भाग लिए तो कितना लिए, x + y = 10 हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, x + y = 10 हो जाएगा। ओके, हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए आगे पढ़िए, फिर आगे क्या बोलता है। फिर दूसरा लैंग्वेज आगे देखिए क्या बोला है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो ना, फिर यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, तो यहाँ पे एक बात समझिए। देखिए यहाँ पे बॉयज़ है ना और यहाँ पे गर्ल्स है। बोला कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है ना, यानी कि जो लड़कियाँ है वो बॉयज़ से 4 अधिक है ना। तो देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँ
कि 7 जो है वो 3 से 4 अधिक है ना। मैं बोलूँ कि 7 जो है इस 3 से 4 अधिक है, तो यहाँ पे अगर मैं बराबर करूँ ना, इक्वेशन बनाना हो, अगर बराबर करूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7 जो है 3 से 4 अधिक है। इस 3 से 4 अधिक कौन है? 7 है ना। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब मैं इसमें 4 ऐड करूँगा ना, ठीक है। मैं बोलूँ कि 7 जो है 3 से 4 अधिक है ना, ये 7 इस 3 से 4 अधिक है ना, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जो कम है उसमें 4 जोड़ेंगे तब ना ये दोनों बराबर होंगे। और बराबर में मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे एक इक्वेशन बनाना है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे है बॉयज़, यानी कि बॉयज़ कितना है? x है और गर्ल्स y है ना। तो जो बॉयज़ है x, वो गर्ल्स से 4 कम है ना, गर्ल्स यहाँ पे y है ना। देखिए इसमें एक बार और पढ़ लीजिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक ना, लड़कियाँ अधिक है किससे? लड़कों से ना। तो लड़कियाँ कितना अधिक है? 4 अधिक है किससे? इस लड़के से ना। तो देखिए 4 अधिक, ये दोनों बराबर कब होंगे? जब लड़कों में मैं 4 और ऐड करूँगा ना, तब ना जाकर ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि लड़कियाँ 4 अधिक है एक्स से ना, बॉयज़ से, यानी कि उधर 4 जोड़ना पड़ेगा, जो कम है उधर जोड़ना पड़ता है ना। तो अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा ना। पुनः प्रश्न लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, x + 4 = y ना। तो यहाँ से आ जाएगा x और ये y बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, x - y + 4 = 0 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाल लिए ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ना। तो देखिए अब यहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। लड़कों और लड़कियाँ दोनों की संख्या हमको अलग अलग निकालना है ना। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। y पॉजिटिव है, यहाँ पे x निगेटिव है ना, तो इसको हम सिंपली जोड़ देंगे ना, तो जोड़ देने से ये दोनों कट जाएंगे ना, y y। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से लिखना, यहाँ से x + y = 10। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है? x - y, x - y = 4 है ना, यहाँ पे 0 है, तो इसको हम ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम चाहे तो इस 4 को बराबर के इधर लेकर आ जाते हैं ना, बराबर के इधर लेकर आ जाइए इसको। तो यहाँ से x + y, देखिए यहाँ पे +4 है तो बराबर के इधर आएगा तो -4 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा -4। इसको जोड़ देंगे ना, जोड़ने पे यहाँ पे आप लिख देना जोड़ने पर ना। तो यहाँ से देखिए जोड़ेंगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, माइनस में साइन चेंज होता है ना। तो यहाँ से y प्लस और y माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया 2x = यहाँ पे क्या बचा 10 और -4 6, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर 6 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया 6/2 यानी कि 3। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बॉयज़ की जो संख्या है कितना है 3 है, लड़कों की संख्या 3 है। अब हमको क्या चाहिए लड़कियों की संख्या ना। तो टोटल कितने भाग लिए हैं 10 लड़के ने भाग लिया ना। कक्षा 1 से टोटल 10 लड़कों ने भाग लिया था, 10 लड़कों ना बोल करके हम लोग बोलेंगे 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया ना। तो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिसमें से 3 बॉयज़ है ना, तो गर्ल कितनी हो जाएगी? जब बॉयज़ 3 है टोटल 10 है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 10 में से बॉयज़ को माइनस कर देंगे ना, तो आ जाएगा 7, ठीक है। तो बॉयज़ हो जाएंगे आपका 3, यहाँ पे ऊपर लिखते शायद दिखाई ना दे, यहाँ पे बॉयज़ की संख्या x बराबर 3 हो जाएगा और गर्ल्स की संख्या y बराबर 7 हो जाएगा। ओके, अब चाहे तो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि अपना आंसर जो दिए है वो गलत है या सही है ना। देखिए यहाँ पे बोला है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 अधिक है ना। तो देखिए गर्ल्स कितना आया 7 आया है और बॉयज़ कितना आया 3 आया, तो गर्ल्स
वाकई में बॉयल से कितना है 4 अधिक है ना, तो यहाँ से हम जांच भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ना। तो इसमें है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये ना। 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को मिलाकर के 50 रुपये दाम है ना, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकाले ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, पेंसिल दो, यहाँ पे 2 आर्टिकल है ना, एक तो पेन है और दूसरा पेंसिल। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल को x मान लेते हैं और पेन को y मान लेते हैं ना। तो आप लिखना माना कि द प्राइस ऑफ पेन इज, द प्राइस ऑफ पेन, पेन या पेंसिल, पहले पेंसिल दिया इसमें तो आप पहले पेंसिल मान लीजिए ना। द प्राइस ऑफ पेंसिल इज x रुपीज़, ठीक है, माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपीज़ है ना, तथा पेन का मूल्य हो जाएगा आपका y रुपीज़ ना। ओके, तो हमने पेन को, पेंसिल को x मान लिया और पेन को y मान लिया ना। तो आइए अब यहाँ से देखिए आगे फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 5 पेंसिल और 7 कलम ना। 5 पेंसिल यानी कि पेंसिल के, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपीज़ है ना, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। देखिए अगर मैं 1 kg, एक बोलूँ कि 1 kg एप्पल का मूल्य, 1 kg एप्पल का मूल्य कितना है 10 रुपये है ना, 10 रुपये है मान लो, सपोज मान कर चलो, इतना सस्ता तो है नहीं, तो मान लेंगे कि 1 kg एप्पल का मूल्य 10 रुपये है ना प्राइस। तो देखिए यहाँ से हम अगर 10 kg एप्पल का दाम निकालें ना, 10 kg एप्पल्स का मूल्य निकालें तो कितना आएगा, 10 में 10 से गुना करना पड़ेगा ना। जब 1 kg 10 रुपये के बराबर है तो 10 kg कितना का बराबर होगा, क्या करते हैं हम 10 गुने 10 यानी कि 100 रुपये का बराबर होता है ना। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा ना। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा 5 गुने x यानी कि 5x रुपये हो जाएगा ना, 5x रुपये। ओके, अब देखिए फिर आगे बोला, तथा 7 कलमों का मूल्य ना, 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल हो गया, अब 7 कलम यानी कि 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है y रुपये, तो 7 कलम का 7y हो जाएगा ना, 7y। अब आगे देखिए बोला है दोनों को मिला करके मूल्य कितना है 50 रुपये। तो अगर दोनों का दाम जोड़ दें, ये हो गया आपका पेंसिल का दाम और ये हो गया आपका पेन का दाम ना, तो दोनों का दाम कितना है मिला करके 50 रुपये ना एक साथ। इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, अब देखिए फिर आगे बोलता है जबकि यानी कि फिर दूसरा नंबर ना, दूसरा क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देना आप प्रश्न से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। फिर अगेन ना, दोबारा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इसमें देखिए इसमें है कि जबकि 7 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल x रुपये की है तो 7 पेंसिल 7x रुपये की होगी ना, तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये ना। 5 कलम, एक कलम कितना का है y का, तो 5 कलम 5y का होगा ना, और दोनों का मूल्य जोड़ करके कितना है यहाँ पे 46 रुपये दिया ना, 46। ओके, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब हमने क्या किया समीकरण 1 और 2 निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करके पेंसिल x और y का मान निकाल देंगे। क्या करना है कि इसको x पेंसिल और इसका दाम निकालना नहीं है हमें ना, इसका दाम ग्राफ विधि से सॉल्व करना है, ग्राफ विधि से सॉल्व करके तब निकालना है ना। तो यहाँ से इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले हम x और y का मान निकालेंगे ना। तो यहाँ से आप एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे आप एक बॉक्स बना के, लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि इसका गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या निकाल दिया था ना, तो वैसे भी बना सकते हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको ग्राफीय विधि से हल करना है ना, आपको ग्राफ बनाना है। तो वहाँ पे भी जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे करके आप लोग ग्राफ बना लेना ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 5x + 7y बराबर 50 है ना। तो यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते ना, सपोज मैं यहाँ पे 7y बराबर, इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 ना, फ्रॉम 1 7y बराबर 50 और इस 5x को इधर लाएंगे तो 50 - 5x हो जाएगा ना। तो 7y बराबर 50 - 5x इतना आ गया ना।
50 माइनस 5x। और देखिए ये 7 इधर गुना में है y के साथ, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना 7। यहाँ से हम 7 को मिटा देंगे ना। अब देखिए यहाँ पे हम x का कुछ मान रखेंगे और y का मान अपने आप आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं x की जगह पे क्या रखूँ 10 रखता हूँ ना, तो ये 50 हो जाएगा ना। अगर 10 रखूँगा 10 बचे 50, 50 में 50 का 0, 0/7 0 हो जाएगा ना। तो अगर x की जगह पे मैं 10 रखता हूँ तो y क्या आता है 0 आता है। ओके, अब देखिए अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूँ तो y बराबर क्या आएगा। अगर x की जगह पे 3 रखूँगा तो 5 या 15, 50 में से 15 गया 35, तो यहाँ से 7 बचे 35 ना। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं 3 रख दिया ना, तो 5 या 15, 50 में से 15 गया 35, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 35 को 7 से डिवाइड करें तो 5 आएगा ना। यहाँ पे y का मान 5 आएगा। ओके, ये 2 बन गया। आप चाहो तो और बॉक्स बना करके और बहुत सारे मान निकाल सकते हो ना, यानी कि x के अलग अलग मान पे y का अलग अलग मान आएगा ना। तो 2 ही काफ़ी है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो इसको यहाँ भी हम लोग 7, यहाँ पे 5y बराबर क्या कर देंगे 46, 46 यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2 ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 ना। तो यहाँ से 5y यहीं पे छोड़ देते हैं और इस 7x को बराबर के इधर लाते हैं, तो 46 में से माइनस हो जाएगा 7x ना। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x बट्टा ये 5 इधर आकर भाग में हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे, x का अलग अलग मान रखेंगे और y का मान आएगा अपने आप। तो ये x हो गया और ये y हो गया। x बराबर मैं फिर से यहाँ पे 3 रखता हूँ ना, तो 3 रखूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। 46 में से 21 का कितना बचेगा 25 बचेगा। 46 में से 21 जाएगा 25 बचेगा और 5 बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ से 3 रखते हैं x बराबर, तो 21, 46 से 21 का 25 को 5 से डिवाइड करेंगे फिर से वापस 5 आएगा ना। तो 3 और 5 दोनों में आ रहा है, इसमें भी आया और इसमें भी आया। अब देखिए एक और कोई मान रखता हूँ यहाँ पे आप कुछ और अपने तरीके से कुछ और सोच करके आप मान यहाँ पे रख सकते हो ना। वो यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूँ। यहाँ पे मैं 8 रख देता हूँ ना, 8 रखूँगा तो 56 हो जाएगा ना, 8 रखूँगा तो 56 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 8 रखता हूँ x की जगह पे, तो यहाँ पे मैं 8 रखूँगा तो 8 में 7 से गुना करेंगे क्या आएगा 56 आएगा। और 56 में से 46 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा ना, माइनस का 10 आएगा। माइनस को 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा ना, यहाँ से आ जाएगा -2। ओके, तो ये आपका 2 बॉक्स बनकर तैयार है ना। अब यहाँ से हम चाहे तो ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे बनाते हैं, जगह कम है, आप लोग कॉपी पे अपने अच्छे से बनाना ना। तो ये x हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा ना, ये x डैश और ये x। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है 8, सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है इसमें ना। तो इसको 8 पार्ट में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं इधर 8 आएगा ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 कर देते हैं। ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया ना। ओके, तो अब देखिए ये यहाँ पे हम लोग पहला इक्वेशन 1 से करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। x का मान जब मैं 10 रखूँ तो y क्या आता है 0, तो x का 10 और y का 0। x का 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना 10, तो x का 10 ये हो गया और y का 0, तो y का 0 तो यहीं पे हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 10 और 0। दूसरा पॉइंट x का 5 और y का, x का 3 y का 5। तो x का 3 का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बीच में 3 होगा ना। तो यहाँ पे x का 3 हो गया और y का 5, y का 5 कहाँ होगा 4 के ऊपर यहाँ पे 5। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे आएगा। तो x का 3 और y का 5। ओके, अब इसको हम मिला देंगे ऐसे जाएगा। और दूसरा इसका डायग्राम खींचते हैं, x का 3 y का 5, x का 3 और y का 5। x का 3 कहाँ है, यहाँ पे है, 2 और 4 के बीच में 3 है ना। आप कॉपी में बनाना तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना। यहाँ पे जगह की कमी थी इसलिए मैं 2 का गैप ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का 3 और y का 5 ना, यहीं पे आएगा ना 3 और 5। x का 3 यानी कि x का 3 यहाँ और y का 5 यहाँ पे आएगा, पहला पॉइंट। फिर दूसरा 8 और -2 ना, तो 8 किसका है, x का 8 कहाँ है, यहाँ पे है। और -2
-2 यहाँ पे है, कहाँ y का -2 ना, तो x का 8 यहाँ पे है, सॉरी x का 8 इधर है और y का -2 यानी कि यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ से एक पॉइंट जाएगा यहाँ पे 8 और 2, तो ये हो जाएगा 8 और -2। ठीक है, अब इसको हम लोग मिला देंगे ऐसे यहाँ पे, तो ये अपना ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे ये बिंदु कटेगा ना वो x और y का मान होगा ना, तो यहाँ से 3 आ रहा है और 5 आ रहा है ना, तो देखिए x का मान 3 है ना, अगर मैं ऐसे लिखूँ ना कोऑर्डिनेट 5 और 3 और 5 ना और 5, तो ये 3 x का मान होता है और ये y का मान होता है ना, जैसे यहाँ पे a और b है ना, तो ये x का होगा और ये y का होगा। तो देखिए x का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया, तो यहाँ से एक पेंसिल का दाम 3 हो जाएगा और एक पेन का दाम 5 हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना।